जय श्री राधे क्लास 12th। तो सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपका जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर, हाँ टोटल थर्ड चैप्टर, इसका पार्ट 11, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो यहाँ ये देखें पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ये आपका कुछ नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, आपने पहले काफ़ी अच्छी तरह वहाँ पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, यदि जो मैंने क्वेश्चन भेजे हुए हैं ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए भाई, जल्दी ही कॉपी चेक करेंगे आपकी। और जिसको नहीं मिल पाए हैं क्वेश्चन, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज करके वो क्वेश्चन ले सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे करंट बह रही है मेरी आई, ठीक है। यदि यहाँ पर करंट चल रही है तो इसके दो पॉइंट हैं ए और बी, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, दोनों पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। हमने माना ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, तो इस पर पोटेंशियल होगा वी ए और इस पर पोटेंशियल होगा वी बी। क्लियर। मैं आपसे पूछूं नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना होने वाला है, आप कहेंगे जितना वर्क डन होगा विद रेस्पेक्ट टू क्यू। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, जितना वर्क डन होगा विद रेस्पेक्ट टू क्यू। और यदि मैं पावर की बात करूं, पावर हमने क्या पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो W अपॉन टी, इतना वर्क डन हुआ। यदि यहां से मैं W की वैल्यू निकालूं तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, वी क्यू। अच्छा इस W की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी क्यू, ये वी क्यू अपॉन टी। अच्छा V अपॉन टी क्या होता है, सॉरी Q अपॉन टी क्या होता है हमारा, I होता है ना हमारा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये सब कुछ सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। तो हमने क्या यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला आ गया P का। हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ ने हमको क्या बताया हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। यदि यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दें तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला था वो वी आई। यदि V की जगह आई आर और पुट करें तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, नहीं आ जाएगा। अच्छा P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यहाँ V अपॉन आर पुट करें तो क्या आ जाएगा मेरा, V स्क्वायर अपॉन आर। कुछ इस तरह पावर के हमारे क्या बन जाते हैं, तीन फॉर्मूले। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस था, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो क्या हुआ, वर्क डन। क्योंकि यदि दोनों का पोटेंशियल सेम होता तो वर्क डन तो होता ही नहीं ना। यदि पोटेंशियल सेम होता, चार्ज मूव नहीं करता, वर्क डन नहीं होता। तो ये वर्क डन कब हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल अलग अलग था, तब वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ पावर है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन हो रहा है तो मतलब क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। आपसे ये पूछा जाए ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी कितनी है, आप कहोगे ये एनर्जी हमारी ये आ रही है, तो एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन किसके बराबर, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। क्लियर है, थोड़ा ध्यान देना अच्छा रहेगा। पावर इंटू टाइम के बराबर है। पावर हमने क्या निकाली हुई है, वी आई, बहुत बढ़िया। एक बार पावर रखी वी आई तो यह हो गया, सॉरी वी लिख लो यहाँ पे, वी आई टी हो जाएगा। अच्छा एक बार पावर आ रही है आई स्क्वायर आर तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा एक बार पावर आ रही है वी स्क्वायर अपॉन आर तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इफ यदि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लूं, 1 सेकेंड में मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म में रेडिएट हो रही है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लूं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, वी आई। क्लियर है। और क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, और क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब पावर और वर्क डन क्या हो गए, सेम हो गए। कब, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बात यहां सोचने वाली थोड़ी ये है कि यहां पर जो आर है वो
वर्क डन के या एनर्जी के, इसको क्या बोल देते हैं, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एक बार फॉर्मूला है हमारा आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब इसके अकॉर्डिंग एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, इसके अकॉर्डिंग एच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो यहाँ तो ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग कि आर बढ़ने पर हीट बढ़ेगी, यही रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट घटेगी। तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट बढ़ेगी या रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट घटेगी, ये थोड़ी समझने वाली बात है, समझाते हैं। अच्छा, इससे पहले छोटी सी एक चीज़ ये देखें कि देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है पावर ऑफ इक्विपमेंट। ये क्या, पावर ऑफ इक्विपमेंट से क्या होगा हमारा, पावर ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसकी जो पावर है उसको जितनी देर चलाएंगे, जितना टाइम लगेगा, किसी भी पावर ऑफ इक्विपमेंट को जितनी देर चलाएंगे उतनी ही हमारी क्या होगी, वर्क डन होगी, उतनी ही हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। किस फॉर्म में निकलेगी, हीट फॉर्म में। नई बात समझ में, पावर ऑफ इक्विपमेंट को जितनी देर चलाएंगे उतनी ही एनर्जी खर्च होगी, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्लियर है बात। यहाँ से एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हमारा वर्क डन क्या फॉर्मूला है, पीटी लिख सकता हूँ, पीटी अभी भी लिखना है या पीटी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, पीटी, पी की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट आवर। तो यहाँ जो एनर्जी है, ये जो हीट की फॉर्म में है, इसकी यूनिट क्या है, वॉट आवर। लेकिन वॉट आवर जो है बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। यदि इसको बड़ा करना हो या प्रैक्टिकली हमें देखना हो तो हम इसमें क्या कर देते हैं, किलो लगा देते हैं, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाती है, किलोवाट आवर। ये आपने पढ़ा हुआ है, कहीं कहीं इसे कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होगी, निकाल लीजिए। 1 किलो मतलब 1000। वॉट का मतलब क्या है, वॉट देखो, अब ये भी हमने देखा, वॉट का मतलब क्या, पावर इनटू टाइम, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वॉट को क्या लिख सकते हैं हम, वॉट क्या है, देखो यहाँ पे P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब जूल पर सेकंड। क्या है, जूल पर सेकंड, ठीक है। लिख दूं वॉट को, उसका आवर, आवर को किसमें चेंज करना है, सेकंड में। तो क्या आएगा, आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, किसमें, सेकंड में, किसमें, सेकंड में। किलो का 1000, वोल्ट का जूल पर सेकंड, आवर का 60 इंटू 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बच गया, 6 6 36, 0 0 0 0 0, 5 जीरो, और किसमें है ये, जूल में। मैंने 1 किलोवाट आवर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जूल में। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है इतनी बात। इसी को हम क्या कह देते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। ये यहीं से आ गई हमारी। इसमें एक चीज़ समझने की थी, जो मैं ये कह रहा था यहाँ पर, कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा कब होगा और क्यों होगा, ये केस है इनवर्स, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो केस है, या आई स्क्वायर वाला जो केस है, ये कब होगा, जब मेरा आई कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो, आई कांस्टेंट हो, आई आ रहा है ना, तभी हो सकता है ऐसा। आई कांस्टेंट कब होगा, जरा सर्किट को देखो, इस सर्किट में आई कांस्टेंट कब होता है, यदि मैं इसमें एक रेजिस्टेंस और लगाऊं, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, एक रेजिस्टेंस और लगाऊं, मैं इसमें 2 रेजिस्टेंस लगा रहा हूं। 2 रेजिस्टेंस या तो सीरीज में लग सकते हैं, या 2 रेजिस्टेंस मेरे किस में लग सकते हैं, पैरेलल में, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं कौन से वाले में आई कांस्टेंट है, भाई इसमें मैं आई करंट दूंगा तो इन दोनों में आई करंट जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ आई क्या है, कांस्टेंट। किसमें कांस्टेंट है, सीरीज में। किसमें कांस्टेंट है, ये सीरीज में, ठीक है। ये कंडीशन कब आएगी, जब V मेरा कांस्टेंट हो। V कांस्टेंट किसमें होगा, बताइए, इसमें तो V कांस्टेंट होता नहीं है, या V1 होता है या V2 होता है, इन दोनों में V मेरा कांस्टेंट होता है, यहाँ वोल्टमीटर जो लगाते हैं। तो V कांस्टेंट किसमें होता है, पैरेलल में।
तो कहने वाली बात क्या, कहने वाली बात ये कि आर बढ़ाने पर हीट कब बढ़ेगी, जब सर्किट सीरीज में हो, आई कांस्टेंट हो, और आर बढ़ाने पर हीट कब घटेगी, जब सर्किट कैसा हो, वी कांस्टेंट हो, सर्किट किस में हो, पैरेलल में हो। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। एक एग्जांपल लिया मैंने हीटर। हीटर कौन सा कॉन्सेप्ट है, सीरीज का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल वाला। सोच के देखो, यदि मैं हीटर का आर कम करूं, रेजिस्टेंस कम करूं, तो हीट के साथ क्या प्रभाव होगा भाई साहब, हीट मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हीटर के केस में आर कम करने पर हीट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, जहां वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है। और इसको समझ सकते हैं ऐसे, कैसे, मान लीजिए ये हीटर की एक तार जा रही है, आपने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये हीटर की तार जा रही है, ये इस तरह से कनेक्ट है, यहाँ मेरा हीटर लगा हुआ है, ये ठीक है, ये आउटपुट। अब कभी कभार क्या होता है, थोड़े से ज़्यादा लोड की वजह से ये तार हल्का सा गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से जल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से खींचते हैं और जोड़ देते हैं। ऐसे होता है, यहाँ से खींच के जोड़ देते हैं। तो खींच के जोड़ने पर क्या हुआ, हीटर का जो तार जो छोटा करने पर हमने क्या किया है, उसका ये जो छोटा हुआ है आर को कम किया है। आर को क्या किया है हमने, आर को कम किया है। आर को कम ही तो किया, पहले यहां से जला, छोटा आर कम कर दिया। आर कम करने पे क्या हुआ, हीट थोड़ी और बढ़ गई, और बढ़ने पे हमने क्या देखा, जो कम किया तो और जलने लगा। हमने यहां से खींचा और उठा के यहां जोड़ दिया, आर को और कम कर दिया, आर को और कम कर दिया। वी तो कांस्टेंट है, पहले वी 220 मिल रहा था, अब भी वी कितना मिल रहा है, 220 मिल रहा है, वी कांस्टेंट है। इसका मतलब कंडीशन किस वाली है, पैरेलल वाली है। क्लियर है बात। इसी तरह से सीरीज में भी होता है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। अब ऐसे आर कम करने पर हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया। जब हमारा अपोजिशन ही नहीं होगा तो बहुत जल्दी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि मैं चाहता हूं मेरा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, सब चीज बैलेंस रहे, तो सिंपल सी बात है, जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी रेडिएट हो जाए। नहीं आली बात समझ में, जितनी हीट जनरेट करी उतनी ही क्या हो जाए, रेडिएट हो जाए। मतलब एक वायर में जो मेरी करंट फ्लो हो रही है, इस करंट फ्लो होने की वजह से चार्ज में कोलिजन हो रहा है। इस कोलिजन होने की वजह से क्या हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है। जितनी हीट ये उत्पन्न हो रही है उतनी तुरंत के तुरंत रेडिएट होती चली जाए, तो इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, मतलब हीट जनरेट हो जाए कितनी ज्यादा, हीट जनरेट हो जाए कितनी ज्यादा, ये हीट रेडिएट कितनी हो, कम। जे ज्यादा हो जाए, जे कम हो जाए। यदि ज्यादा होगी, हीट रेडिएट हो नहीं पाएगी, तो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर साथ क्या कांड हो जाएगा, टेम्परेचर भाई साहब हमारे बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर भाई साहब क्या होंगे, हमारे बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। नहीं आती बात समझ में। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसकी कोटिंग हमने किससे की हुई है, इंसुलेटर से। इंसुलेटर मेल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट से क्या होगी, फायर। समझ में आई, आग लग जाती है। ट्रांसफार्मर में क्यों लग जाती है, समझ में आई बात, ट्रांसफार्मर में आग क्यों लग जाती है, कारण शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट का कारण होता है क्या, टेम्परेचर का बढ़ जाना, हीट का बढ़ जाना। अब ये हीट या तो हीट जनरेटेड से बढ़ सकती है, जो जनरेट कर रहे हैं, या फिर मैंने आपको एक चीज बताई, गर्मियों के टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया, पावर समझ में आ गई। यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और समझने के, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता बल्ब का, ठीक है। बल्ब का कॉन्सेप्ट समझें कि बल्ब क्या है, इस पर क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हमने देखा कि बल्ब के पास, यदि कोई हम बल्ब लेके आ रहे हैं, ये कोई बल्ब लेके आए मार्केट से, ठीक है,
तो इसके पास हम इसमें दो पैरामीटर बल्ब पे लिखे रहते हैं। एक तो लिखी रहती है इसकी पावर कि ये 1000 वॉट का है, एक लिखा रहता है इसका वोल्ट कि 220 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या है कि ये 100 वॉट की लाइट देगा। क्या देगा? LIGHT 100 वॉट की लाइट देगा। कब? जब 220 वोल्ट की पावर मिलेगी। तो 220 वोल्ट की क्या मिलेगी? पोटेंशियल। यदि 220 वोल्ट नहीं मिलेगा तो 100 वॉट की पावर नहीं मिलेगी। इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं, लाइट डिम हो जाती है। लाइट डिम होने पे क्या होता है? बल्ब भी डिम हो जाता है? नहीं हो जाता। डिम होने का मतलब क्या? पहले 220 वोल्ट आ रहा था, अब 220 वोल्ट ना आके 110 आ रहा है या और कम आ रही है, और कम होने से वॉट कम हो गई। मतलब ये अपनी पूरी रोशनी, पूरी लाइट कब देगा? जब इतनी वोल्ट मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? तो इसने क्या हमको बताया कि पावर, बल्ब गिव दिस पावर ओनली एंड ओनली इफ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड। यदि ये वाला वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने दूसरा बल्ब लिया, ध्यान देना, छोटा सा मैंने क्या लिया? दूसरा बल्ब लिया। ये दूसरा बल्ब है। इस बल्ब की पावर जो है वो 200 वॉट है। इसका पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। ये 200 वॉट कब देगा? जब 220 वोल्ट रहे। अच्छा, अब मैं इसका वोल्टेज कम कर देता हूं। वोल्टेज कर देता हूं कितना? मान लीजिए 150 वोल्ट। तो क्या होगा भाई साहब? इतनी पावर नहीं मिलेगी, पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या ऐसी कोई चीज है जो इस वोल्ट पर कांस्टेंट रहे? हाँ, ऐसी एक चीज है, दोनों वोल्टेज पर कांस्टेंट रहेगी। वो क्या होगा? मेरा आर, रेजिस्टेंस। इतने वोल्टेज पर भी इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर ही था, और इतने वोल्टेज पे भी 150 वोल्टेज पे भी इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर ही है। दोनों केस में आर चेंज नहीं होगा। यदि आर चेंज नहीं होगा तो इस कंडीशन में यदि आपको ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि पावर इतनी दे रखी है, वोल्टेज इतना दे रखा है, वोल्टेज हमने कम कर दिया, बताइए इसकी पावर कितनी होगी? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका आर कैलकुलेट करोगे। आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हो, V²/P। अभी हमने पीछे निकाला। इस फॉर्मूले से आर कैलकुलेट हो जाएगा। V हमको गिवन है, ये वाला P भी हमको गिवन है। V²/P से आर कैलकुलेट होगा। यदि आर आ गया तो क्या P नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता। P कैसे निकालोगे भैया? अरे भाई, P का वही फॉर्मूला है जिसमें R भी आता हो और V भी आता हो। ये सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, निकल ही आएगा, क्योंकि R कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है दोनों कंडीशनों में। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं मैं यहीं पर। बात ये आती है, हमने कहा R कांस्टेंट है, R क्या नहीं हो रहा? चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। यदि R चेंज नहीं हो रहा तो आप बता सकते हैं क्यों भैया R क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि भाई R किस पर डिपेंड होता है? ρL/A, लेंथ पर और एरिया पर। मैंने क्या कम किया है? उसका वोल्टेज कम किया है। मैंने क्या कम किया है? वोल्टेज कम किया है। और वोल्टेज कम करने से भाई लेंथ और एरिया पर थोड़ी ना प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए आर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट एक ये देखें कि मान लीजिए हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, 3 रेजिस्टेंस लिए, ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट पे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। हाँ, 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2 और R3। तीनों के तीनों किस में कनेक्ट हैं? ये सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। सीरीज में पावर का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? यही मैंने बताया है, I²R। और हीट का फॉर्मूला 1 सेकेंड पर भी कितना होगा? I²R। और यदि हमारा हीट 1 सेकेंड नहीं है तो क्या होगा? H = I²RT। I²RT हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अच्छा, मैं यहां आपसे ये कह दूं कि यदि R1 ग्रेटर देन है R2 से, ग्रेटर देन है R3 से, और तो मैं आपसे पूछूं पावर का रिलेशन क्या होगा? किसकी पावर ज्यादा होगी? सिंपल सी बात, सीरीज में कौन सा रिलेशन लगता है? P = I²R।
जिसका आर ज़्यादा उसकी पी ज़्यादा, तो पी का किसकी ज़्यादा होगी, पहले वाले की, किससे, दूसरे वाले से, किससे, तीसरे वाले से। बात समझ में आई। क्वेश्चन आ जाता है 3 बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं हमने सीरीज में, एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा है दूसरे से, और दूसरे का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तीसरे से, बताइए सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी। क्लियर है। सीरीज में इस तरह से देखेंगे। यहीं यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दूं और आपसे ये कह दूं कि ये 3 रेजिस्टेंस या 3 बल्ब हमने कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, ठीक है, पैरेलल में लगा रखे हैं। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, और यहाँ पर ये मेरी कोई करंट जा रही है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ यदि यहाँ पर R1 बड़ा है, R2 से बड़ा है, R3 से, तो बताइए पावर किसकी ज़्यादा होगी। भाई साहब ये किस में कनेक्ट हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V²/R। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मैंने बताया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर I कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, V कांस्टेंट है, इसलिए ये वाला। क्लियर है बात। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, यहाँ भाई साहब R1 सबसे बड़ा है, तो पावर P1 सबसे छोटा होगा। नहीं आई बात समझ में, क्लियर नहीं हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस पर 1-2 कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि इस आर पर 2 चीजें डिपेंड कर रही हैं। एक डिपेंड करता है मेरा फ्यूज, और एक डिपेंड करता है मेरा शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए हम फ्यूज का भी यूज करते हैं। फ्यूज है क्या है, फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो वायर लगी रहती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ताकि यदि हल्की सी भी हाई एनर्जी आए तुरंत भाई साहब ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और कनेक्शन कट जाए, तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, बच जाएगा। इतनी बात समझ में आई। शॉर्ट सर्किट में होने का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है आई का बहुत बढ़ जाना, मतलब आई इन्फिनिटी हो जाना। और यदि मेरा आई इन्फिनिटी हो गया तो बताओगे जरा एच क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, VIT, आई इन्फिनिटी तो हीट इन्फिनिटी, धुआंधार आग लगेगी, धुआंधार शॉर्ट सर्किट होगा, भड़म 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 करके आवाज और आएंगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये हुई फ्यूज की बात, एक छोटी सी बात और करके देखें। वो बात क्या है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, हाई हो। क्या ऐसी भी कोई डिवाइस यूज होती है, हाँ भाई बिल्कुल होती है, हीटर है, हीटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। या मैं कह सकता हूँ आयरन प्रेस जो हम घर पे करते हैं, रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस लो करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस लो करने पे हीट भयंकर तरीके से बढ़ेगी, जिससे शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये हमारी डिवाइस है, इनको डिवाइसों में यूज़ किया गया, इससे बल्ब बनाए गए, LED बनाई गई। ये LED क्या होती है, हमारी लाइट इमिटिंग डायोड, जिसमें हमारा इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, बहुत कम हीटिंग इफेक्ट होता है। इसको LED के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो सेमीकंडक्टर में ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब इस पर देखें हम कुछ न्यूमेरिकल्स कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स पर आ सकते हैं। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं, बस हल्का सा दिमाग चाहिए। मान लीजिए वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है। कब, वोल्ट दे रखे हैं हमारे 220 वोल्ट और पावर दे रखी है 100 वाट। 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट पावर दी जाती है। बताइए उसमें करंट कितनी होगी। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P = VI, I = P/V। P/V लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100/220 = 5/11। इसको सॉल्व कर लेना, इतने एम्पियर। और यहीं पर यदि मैं R निकालूं तो R कैसे निकलेगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, V²/P। V²/P लगाएंगे, V की वैल्यू क्या, 220, 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 484 करके देखिएगा, ठीक है। तो इतना हमने क्या निकाल लिया, R निकाल लिया। सिंपल सा था, लॉलीपॉप बिल्कुल, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए वो ये कह रहा है एक कोई बल्ब है, एक क्या है, बल्ब,
200 वॉट का बल्ब 200 वॉट की एनर्जी देगा, कब? 220 वोल्ट पर, ठीक है। इतने वोल्ट मिलते हैं तो ये इतनी एनर्जी देता है। यदि मैं इसको 150 वोल्ट पे ले आऊं तो ये पावर कितनी देगा? नहीं बात समझ में? अभी मैंने आपको बताया था यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो दोनों सिचुएशन में क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है? आर। तो पहले वाले केस के लिए क्या निकाल लो? आर निकाल लो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर कितनी है? 220 दे रहा है, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन पावर कितनी है हमारी? 200 पे। आर कितना निकल के आएगा? इनको सॉल्व करके तो डंडिंग और 22 जा 242 इतने हो। तो ये वाली जो आर है ये यहाँ भी कंडीशन में सेम रहेगी। फॉर्मूला क्या होता है? पी को यहाँ ले आओ, आर को यहाँ ले आओ, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू कितनी है? 150 गुणा 150 अपॉन आर कांस्टेंट रहने वाला है 242। इसको जरा सॉल्व करो, ये कुछ 90 वॉट के आसपास आएगी, चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पावर निकाल ली हमने। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन हम भी और करते हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, दो बल्ब लिए मैंने सीरीज में लगाए, 220 वोल्ट का इसको मैंने पोटेंशियल दिया। दोनों ही जो बल्ब हैं 100 वाट के हैं। ये 100 वाट की एनर्जी कब देगा? जब इसको पूरा का पूरा 220 मिल जाए, क्योंकि इस बल्ब की खासियत है कि 220 पे 100 वाट देगा। लेकिन जो सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज क्या रहता है? नॉट कांस्टेंट। वी क्या रहता है? नॉट कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? डिवाइड होगा। इक्वल वॉट है तो इक्वली डिवाइड होगा। इस वाले को मिला 110 वोल्ट, इस वाले को मिला 110 वोल्ट, तो ये कितनी पावर से जलेगा? ये कितनी पावर से जलेगा? यदि इसकी पावर निकालें कितने पर? 110 वोल्ट पर निकाल सकते हैं। सिंपल से वही फॉर्मूला, सबसे पहले इसकी आर निकालिए इन दोनों का यूज करके, उस आर को यहाँ पे लगाइए, यहाँ से फिर नई पावर निकालिए। नई पावर जो आएगी वो कुछ हमारी 25 वॉट के आसपास आएगी। तो ये बल्ब जो है वो कितने से जलना स्टार्ट हो जाएगा? 25 वॉट से। 25 वॉट से जलना स्टार्ट होगा तो मैं क्या कह सकता हूं? देख, सीरीज की कंडीशन में, सीरीज की कंडीशन में पावर क्या होती है? ऑलवेज डिक्रीज। पावर क्या होगी मेरी? डिक्रीज हो जाती है सीरीज की कंडीशन में, ठीक है। ऑलवेज डिक्रीज। इसलिए जो हम पावर ले रहे हैं, वॉट ले रहे हैं, वो कम से कम लें। जो मेरी दिवाली की झालर होती हैं उनकी जो पावर होती है वो 2 वॉट, 1.5 वॉट, 0.002 वॉट, इतनी कम पावर की झालर होती हैं। क्यों? तो उसको 220 की वोल्टेज मिले और सब में इक्वली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए और धमाके के सीना हमारी क्या जले? झालर जले। कभी कभी आपने देखा होगा वोल्टेज तेज होने पर झालर सारी फूक जाती है। क्यों? क्योंकि उसे डिजाइन किया गया 220 वोल्ट के लिए। हल्के से वोल्टेज तेज हुए, उसको मिल गई ज़्यादा वोल्टेज। ज़्यादा वोल्टेज मिलते ही क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। हीटिंग इफेक्ट से क्या बढ़ेगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा? आग लग जाएगी। आपने देखा होगा बल्ब उसके काले काले पड़ जाते हैं। देखिए, जो झालर जलना बंद हो जाती है बल्ब उसके काले काले पड़ जाते हैं। कभी देख के देखना, काले का मतलब क्या? उसमें भाई साहब फायर हो गई है। क्यों? ये रीजन आप जानते ही हो। तो एक कॉन्सेप्ट आया हमारा, क्या? पावर हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसमें? सीरीज में। पैरेलल का केस देखिए जरा। पैरेलल के केस में वी क्या है? कांस्टेंट। मतलब 100 वॉट है और यहां से मैं 220 वोल्ट दे रहा हूं, तो इसको कितना मिलेगा? 220। इसको भी कितना मिलेगा? 220। तो मैंने क्या देखा? 220 वोल्ट पे 100 की रोशनी से जलेगा। इसका मतलब पैरेलल में पावर क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। पैरेलल में पावर सेम रहती है और इसमें डिक्रीज होती है। इसलिए घर के डिफरेंट इक्विपमेंट को, जिनकी डिफरेंट पावर है, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसलिए घर की जो बिजली फिटिंग होती है वो पैरेलल में होती है, ताकि सबको 220 मिले। फ्रिज को 220 मिले, एसी को 220 मिले, बल्ब को 220 मिले, ताकि वो अपनी अपनी गति से दौड़ पाएं, अपनी अपनी पावर से चल पाएं। ठीक है। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, अ बल्ब ऑफ 200 वॉट
ऑफ 220 वोल्ट एंड एक दूसरा बल्ब और लिया 40 वॉट ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में मैंने कनेक्ट किए विद आउटपुट वोल्टेज, फाइंड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमको फाइंड करना है। कंडीशन ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। ये सिंपल सी बात है। इसके लिए, इस पावर के लिए, इस वोल्टेज के लिए क्या करें हम, पहले इसकी आर निकाल लें। तो यदि इस फर्स्ट वाले की मैं R1 निकालूं तो R1 का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होगा, इन दोनों की मदद से R निकालोगे तो आपकी R आएगी 242। ऐसे इसकी R2 निकाल लो तो R2 मेरी कितनी आएगी 1210। ये R2 आई, ये R1 आई। नेट R निकाल लें, R नेट सीरीज में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1452। इतनी मेरी आएगी नेट आर। सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ आई क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज में है और यहाँ पर आई क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट के लिए मैं फॉर्मूला जानता हूँ P = I²R। तो आई कितनी निकलेगी, आई = फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/R, ओम्स लॉ से। V कितनी है, नेट V है 220, नेट आर कितनी निकाली 1452। क्लियर है। यदि मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लूँ तो अप्रोक्सली आपकी आएगी 0.15 एम्पियर। इतनी करंट यहाँ दौड़ रही है, 0.15 एम्पियर की करंट। ये करंट इसमें गई, ये करंट इसमें गई, इसका आर मालूम है तो पावर निकल जाएगा P1। इसी तरह से ये करंट इसमें गई, इसका आर मालूम है तो क्या निकल जाएगा, दोनों का निकाल लेंगे P। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा, चेक कीजिएगा। इसका आपका आएगा अप्रॉक्स 5.4 वॉट के आसपास आएगा और इसका आपका आएगा 27.2 वॉट के आसपास। निकालिएगा, निकाल लेंगे, यहाँ पे R1 लगेगा भाई साहब। ठीक है, तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी चीज़ याद रखना, जैसे कि ये भी आ जाता है कई बार कि जो सीरीज़ में लाइट है वो डिम हो जाती है। डिम क्यों हो जाती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पावर कम हो जाती है। ठीक है, डिम होने पे क्या होता है, पावर वोल्ट की कम हो जाती है। और इस तरह से क्वेश्चन आता है, इफ़ वी हाफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द हीटर, यदि वायर की हीटर, कोई हीटर है मेरा, इस तरह से हीटर की इसकी लेंथ क्या कर देता हूँ, आधी कर देता हूँ। इफ़ वी हाफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ हीटर देन पावर इज इंक्रीज, तो इसकी पावर इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि हीटर को मैंने बताया इसका कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में कनेक्शन होता है P = V²/R। R क्या हो, कम हाफ करने पर R डिक्रीज होगा तो पावर बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस टॉपिक को कर लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए, और जो मैंने शीट दी हुई है उस शीट के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, ओके, थैंक यू।